जोहार सभी का स्वागत है जेल प्रायोजन क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका कंप्यूटर टंकन वाला जो इंटर लेवल का जो माने वैकेंसी जो जेएसएससी के द्वारा निकाली गई है, उसमें पेपर 2 में हम लोगों को खोरठा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसी के ऊपर आज हम लोग माने चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा किताब पढ़ना है, किस किताब में क्या है क्या नहीं है। तो चलो आज हम इन देखब इंटर लेवल पे जो जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, कंप्यूटर टंकन वाला पोस्ट है ना, तो उसमें खोरठा में यानी पेपर 2 में पेपर 1 और पेपर 3 तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। और पेपर 2 में आपका जो टोटल जो 12 लैंग्वेज है, जिसमें 9 आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, बाकी 3 जो है बंगाली, इसके बाद आपका उड़िया और उर्दू है ना शामिल किया गया है। तो 9 और 3 12 भाषा कुल है पेपर 2 में। इन 12 लैंग्वेज में आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है, समझ गए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे खोरठा के ऊपर में कि आपका इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसमें पेपर 2 में खोरठा में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका गद्य भाग। गद्य भाग का मतलब होता है जिसमें हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, समझ गए। और पद्य भाग का मतलब होता है कविता वाला भाग, जिसमें हम लोग कविता पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, समझ गए। तो ये 2 भाग है। सिलेबस 2 भागों में आपका बांटा गया है, गद्य भाग और पद्य भाग। अब देखेंगे गद्य और पद्य भाग में कौन कौन सा किताब हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर बात करें हम देखिए, एक आपका किताब आता है खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब। एक किताब का नाम है खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब, समझ गए, जिसका प्रकाशक है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, जिसमें आपका पद्य भी है यानी कविता भी है, कुछ नाटक भी हैं, कुछ निबंध भी हैं और कुछ आपका कहानी वगैरह भी उसमें पढ़ना है। बाकी निबंध वाला किताब अगर देखिएगा तो खोरठा निबंध एक किताब है जिसके लिखवैया है डॉक्टर BN ओहदार, जिसमें कुल 12 निबंध है। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि खोरठा निबंध जो है आपको CGL में भी पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? CGL में भी पढ़ना है। 12 निबंध, ठीक है। हाँ मैं खड़ा हूँ, सब टाइम चले है, ये सब जो निबंध है। इसके बाद एक नाटक है डा नाटक। डा नाटक के लिखवैया हैं सुकुमार जी। बहुत ही शानदार नाटक किताब कर सकते हैं खोरठा में। डा का मतलब जो होता है ईर्ष्या, उसके ऊपर दिखाया गया है कि देखिए आदमी अपने अगल बगल में लोगों से 2 प्रकार से कहिए तो ताल्लुक़ रखता है, एक मित्रवत और एक ईर्ष्या। यही होता है ना हमारे समाज में, लोग प्राय एक दूसरे से जलन रखते हैं। तो जलन भी कभी कभी अगर सकारात्मक रूप में आप रखिएगा तो जीवन में आप उन्नति के रास्ते पे चढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी वही जलन अगर नकारात्मक हो जाता है तो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत बड़ा वो अवरोधक हो जाता है। उसी के बारे में पूरा कहिए तो इस किताब में डा नाटक किताब में दिखाया गया है, समझ गए, कि ईर्ष्या आदमी को कैसे लेके डूब जाता है, वो दिखाया गया डा नाटक में। और डा नाटक भी आपको CGL में पढ़ना है। तो देख लीजिए कॉमन क्या क्या उसको देखना है, ठीक है। इसके बाद फरिच डहर, ये आपका CGL में पढ़ना नहीं है, केवल इंटर लेवल में पढ़ना है। ये आपका कहानी संकलन किताब है, समझ गए, किताब ये है। और इस किताब के लिखवैया हैं कौन? तो पंचम महतो। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही मौलिक कहानी खोरठा का जो है इसमें शामिल किया गया है। किसमें? फरिच डहर में। फरिच का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, और डहर का मतलब होता है रास्ता, जीवन के लिए स्पष्ट रास्ता। मैंने शीर्षक से ही मालूम चल रहा है, किताब के शीर्षक से ही। तो पहला इसमें कहानी है हेराइल हंसी, मैंने खोई हुई हंसी। बहुत ही शानदार कहानी है। टोटल इसमें जो है फरिच डहर में 13 कहानी पढ़ना है। ये हम बता रहे हैं किसके बारे में? इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, ठीक है। तो 13 ठो आपको पढ़ना है इसमें, क्या कहानी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका गद्य साहित्य। ऊपर जो हम चर्चा किए गद्य किताब हो गया, गद्य वाला, जिसमें नाटक भी है, निबंध भी है, कहानी भी है
और कुछ कुछ अन्य विधाएं जो होती हैं वो भी यहाँ शामिल है। अब पद्य साहित्य में अगर हम देखें तो एक किताब है एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ बहुत ही शानदार किताब ये भी है, और इस किताब के संपादक हैं संतोष महतो, समझ गए। और इस किताब में अगर हम बात करें एक पथिया डोंगल महुआ में, देखिए एक पथिया डोंगल महुआ जो है हम क्या बताएं कि इसके संपादक हैं कौन, संतोष महतो। यानी इसमें जो भी किताब है ये किताब संग्रह किताब है, सॉरी कविता संग्रह किताब है। कौन सा किताब है आपका, कविता संग्रह किताब। और टोटल इसमें कविता आपका 42 कविता है, 42। सारी जो कविताएं इसमें लिखी गई है वो इनकी खुद की लिखी हुई कविता नहीं है, अलग अलग साहित्यकारों का जो कविता है उसको चुन करके एक जगह वो कलेक्शन किए हैं, एक जगह पे संग्रह किए हैं, यानी संपादक का काम किए हैं कौन, संतोष महतो। एक पथिया डोंगल महुआ, जैसे आप लोग को पता होगा जब महुआ गिरता है तो उसको चुन चुन के हम लोग, महुआ तो बिखरा हुआ रहता है ना, कुछ इधर कुछ उधर कुछ इधर कुछ उधर, लोग चुन चुन के एक टोकरी में उसको रखते हैं, तब बोलते हैं एक खांची महुआ हम लोग चुने। इसी प्रकार से यहाँ ये क्या किए हैं, अलग अलग साहित्यकारों की जो कविताएं बिखरी हुई थी उन कविताओं को चुन चुन करके एक टोकरी में दिए जगह में यानी रखे हैं संभाल करके। वही किताब का नाम है एक पथिया डोंगल महुआ, समझ गए, जिसमें कुल 42 कविता है, अलग अलग साहित्यकारों की कविता है। ठीक है, आगे है सौंद माटी। तो ध्यान रहे, कुछ लोग आपको बताएंगे भी कि सौंद माटी सीजीएल में भी पढ़ना है, तो भाई सीजीएल में पढ़ना है, लेकिन सौंद माटी का सीजीएल में केवल 10 कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, और सौंद माटी कविता और कहानी दोनों वाला किताब है, यानी उसमें कविता भी है कहानी भी है। 31 कविता है, 10 कहानी है। सीजीएल में हम लोग केवल 10 कहानी को पढ़े, कॉमन वो था, लेकिन यहाँ कहानी हम लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ इस किताब में जो कुल 31 कविता है उन कविताओं को पढ़ना है। नहीं, इंटर में देखिए कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं बहुत आसान सिलेबस है, इंटर का हो जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। आसान भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप अगर पढ़िएगा तो टफ नहीं लगेगा, और नहीं पढ़िएगा तो टफ आपको लगेगा। तो वही चीज़ देखिए, 42 कविता यहाँ देख रहे हैं ना, 31 कविता यहाँ सौंद माटी में। इसके बाद डिंडाक डवानी, ये भी एक किताब है। देखिए डिंडाक डवानी किताब जो है एक किताब है। डिंडाक डवानी किताब जो है, डिंडाक मतलब होता है घर और डवानी का मतलब होता है रोना, घर का रोना। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो देश में मैंने एक लाया गया था, नहीं, पंचवर्षीय योजना, हर 5 वर्ष में कि क्या हमको करना है, उसके ऊपर सरकार काम करती थी। नहीं तो जैसे ही पंचवर्षीय योजना शुरू होता है तो लोगों को रोज़गार देने के लिए कल कारखानों की व्यवस्था की गई। उसमें जगह जगह पे बोकारो में खोला गया, राउरकेला में खोला गया, अलग अलग जगह में खोला गया। तो वैसे ही बोकारो में आपका बोकारो इस्पात फैक्ट्री मैंने खुला था, क्या कहते हैं उसको, स्टील सिटी, नहीं सेल, वही है ना। तो बोकारो स्टील सिटी जो हम लोग बोलते हैं, इस्पात नगर के नाम से जानते हैं बोकारो को भी, वहाँ एक बहुत बड़ा प्लांट खुला था स्टील का, नहीं, और उसमें बहुत बड़े एरिया में जो भी गांव बसे थे सब गांव को उजाड़ दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। तो लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी घर का। तो वही घर का रोना, डिंडाक डवानी, उसी के ऊपर पूरा यह मैंने एक काव्य है, काव्य है, कविता नहीं है, एक काव्य है, समझ गए। मैंने इसमें आपका टोटल अगर देखा जाए तो अलग अलग सर्गों में इसको बांटा गया है। सर्ग का मतलब होता है भाग। इसमें टोटल जो सर्ग है 6 गो सर्ग में इसको बांटा गया है। पहला इसका सर्ग जो है वो है डिंडा मतलब घर, फिर है सपून, फिर डहर, फिर हुलस्थूल, फिर पोहा, फिर खानदार। तो ये 6 सर्गों में पूरे काव्य को बांटा गया है डिंडाक डवानी को, जिसके लिखवैया हैं बंसीलाल बंसी जी। हाल ही में 1-1.5 महीना पहले इनका देहांत हो गया, बंसीलाल बंसी जी का।
इसके बाद है तातल और हेमाल, बहुत ही शानदार किताब, समझ गए, एकदम खोटा का फुटकर कविताओं का संग्रह इस किताब में है। टोटल 19 कविता इसमें है। तातल हेमाल में टोटल आपका 19 कविता है, समझ गए। और इस किताब के लिखवैया हैं शिवनाथ प्रमाणिक, किताब वही है। टोटल इसमें आपका कितना कविता है? 19 कविता, नहीं पहले 19 था, अभी बढ़ गया है, 25 कविता इसमें दिया गया है, ठीक है। टोटल कितना है? 25। तो पहले 19 था, अभी इसमें कितना है? टोटल 25 कविता हम लोगों को पढ़ना है तातल और हेमाल में। तातल का मतलब होता है गर्म, हेमाल का मतलब होता है ठंडा। तातल का मतलब धीपल, हेमाल के मतलब कनकन, समझ गए ना। इसका मतलब रौद भी समझिए, रौद और जुड़ाव, वही हुआ। और इसके लिखवैया हैं शिवनाथ प्रमाणिक। तो देख रहे हैं बिल्कुल अलग अलग किताब पढ़ना है हम लोगों को इंटर लेवल में। कहीं से कोई मैच कर रहा है क्या? हाँ, ग्रामर का सेक्शन आपका मैच करेगा, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि आपके सीजीएल में जो सिलेबस में दिया हुआ है ग्रामर, उसमें कुछ कुछ अलग अलग मैंने दे दिया गया है कि आपको समास पढ़ना है, आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, नहीं संज्ञा पढ़ना है, आपको सर्वनाम पढ़ना है, काल पढ़ना है, कारक पढ़ना है। स्पेशल टॉपिक वहाँ दे दिया गया है, बट इसमें स्पेशल नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कविता वाला भाग अगर बात करें तो 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 4 किताब हम लोगों को पढ़ना है कविता वाला। छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है खोटा व्याकरण। तो खोटा व्याकरण में सीधा लिख दिया है कि ए.के. झा जी का जो व्याकरण है पूरा पढ़ना है। तो भाई ए.के. झा जी के व्याकरण में सब कुछ है, उसमें वर्ण भी है, उसमें शब्द भी है, उसमें आपका संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, क्रिया भी है, क्रिया विशेषण भी है, यानी टोटल व्याकरण का पोर्शन है। स्पेशल तो है नहीं ना, तो पूरा व्याकरण आपको यहाँ पढ़ना है। निबंध जो है समसामयिक विषय पर जो निबंध आते हैं उसको पढ़ना है। तो ये था आपका पूरा इंटर लेवल का सिलेबस, समझ गए। देखिए नागपुरी में दे दिया है ना स्पेशल, लेकिन इसमें दिया नहीं है, इसमें सीधा किताब का नाम दे दिया है, समझ गए। गद्य और पद्य भाग में सिलेबस को बांटा गया है, और एक व्याकरण के भाग में। गद्य में हम लोग देखें निबंध, कहानी, नाटक जो पढ़ना है। पद्य भाग में कविता वाला पोर्शन जो है उसको पढ़ना है हम लोगों को। क्लियर है ना? सिलेबस समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, यहाँ व्याकरण अगर हम पढ़ेंगे तो वो सीजीएल में काम देगा, कुछ कुछ तो वही मिलेगा जुलेगा, लेकिन पूर्ण रूपेण आप अगर सोचिएगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, तो उससे आपका इंटर का कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। इस अंदेशे में आप बिल्कुल ना रहें, समझ गए ना। हाँ, एक फ़ायदा क्या होगा हम बता देते हैं। देखिए एग्ज़ाम जो यहाँ पे हो रहा है उसका जो स्तर है, 3 स्तर है ना। 3 स्तर में अगर बात करें तो एक हो गया मैट्रिक, एक हो गया इंटर, और एक हो गया आपका ग्रेजुएशन। तो ये मैट्रिक लेवल पे जितनी भी वैकेंसी आएगी, जिसका शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक रहेगा, उसमें जो भी मैट्रिक स्तर का एक्साइज का जो सिलेबस हम लोग देखें, एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो आपका मैट्रिक लेवल के हर वैकेंसी में वही पढ़ना है। मैट्रिक स्तर की जो भी बहालियाँ आएगी उसमें मैट्रिक स्तर में खोटा का जो किताब है वो सारा किताब जो आप पढ़ रहे हैं एक्साइज के लिए, वही आप अन्य वैसी वैकेंसी जो मैट्रिक लेवल पे निकलेगी उसमें आपको वही पढ़ना है, सेम, कोई अंतर नहीं है। अब मान लेते हैं इंटर लेवल का। इंटर लेवल में भी जैसे मान लीजिए निकला हुआ है किसका, कंप्यूटर टंकन वाला, तो उसमें जो आप अभी देखें सिलेबस को, अगर मान लीजिए निकलता है राजस्व कर्मचारी का, मान लीजिए निकलता है और कोई क्लर्क वगैरह का, जिसमें कंप्यूटर टंकन की बाध्यता नहीं हो, लेकिन शैक्षणिक योग्यता आपका इंटर हो, 12th हो, तो वहाँ अभी जो आप पढ़िएगा वो काम दे देगा, समझ गए। बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो अभी आपको मालूम होगा कि एक और वैकेंसी आया हुआ था जिसमें राजस्व उप निरीक्षक वगैरह का पोस्ट है, समझ गए। उसमें जिनका इकोनॉमिक्स है, मैथ है, वो भर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ पोस्ट में स्पेशल जो बोलते हैं कुछ कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका एग्रीकल्चर का हो गया, फॉरेस्ट्री का हो गया, कुछ कुछ वहाँ पे माने वो टेक्निकल लोगों के लिए है, समझ गए। लेकिन एक पोस्ट आपका है जो राजस्व उप निरीक्षक का, उसमें आपका बिल्कुल जो है जो बीएससी किए हुए हैं मैथ से, जो इकोनॉमिक्स से बीए किए हुए हैं, वो एलिजिबल है, वो भर सकते हैं। एकमात्र पोस्ट वही है राजस्व उप निरीक्षक का। तो वहाँ पे जो आप सीजीएल में खोटा पढ़ेंगे वो आपको काम दे देगा। यानी अभी जो हम लोग स्पेशल सचिवालय के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं खोटा, वो सेम खोटा ग्रेजुएशन लेवल की जो भी वैकेंसी आएगी वहाँ आपको काम दे देगा।
तो कुल मिला जुला करके इससे एक निचोड़ यह निकल रहा है कि अलग अलग स्तर पे जो सिलेबस है उसको हमको पढ़ जाना है। उससे क्या होगा, जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें हम अच्छे से माने नंबर वगैरह को ला सकते हैं। समझ गए ना? तो यही तो आपका सिलेबस था। कोई दिक्कत, कुछ सवाल मन में हो तो पूछ सकते हैं।